पिछले क्लास तक हम लोग ये जान चुके थे कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो थे ना, वो जैकोबिन क्लब के कौन थे, लीडर थे। और उन्होंने एक पनिशमेंट का इतना खतरनाक तरीका निकाला था कि दो पोल रहता था, पोल के बीच में एक ब्लेड और उसके बीच से उसका शरीर अलग और धड़ मतलब कि दोनों अलग अलग, सिर अलग और धड़ अलग, है ना। ये सिस्टम उन्होंने निकाला था, लेकिन बाद में उनको भी कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाया गया और उनको भी बाद में दोबारा मैंने कि उसी बुलेटिन में जिससे वो लोगों को सज़ा देते थे, उन्हीं में उनको दोबारा नहीं, मतलब जैसे लोगों को वो देते थे ना, उनको भी उसी में सज़ा दे दिया गया, उनको भी अलग कर दिया गया, यानी कि उसका सर अलग और धड़ अलग। समझ गए बात को। लेकिन हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं ना कि फ्रांस में देख रहे हो कितना उथल पुथल हो रहा है ना। कभी राजा के खिलाफ आंदोलन हो जा रहा है, कभी राजा को बुलेटिन में मार दिया जा रहा है, फिर रानी को भी मार दिया जा रहा है, फिर से मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर उसको भी मार दिया गया। हाँ सॉरी, उसको फांसी लगा था और उसकी पत्नी को भी फांसी ही लगा था, है ना, लेकिन सेम सज़ा में, देशद्रोही के मामले में सज़ा लगा था। तो ये देख रहे हो राजा का ही वहाँ पे मतलब फांसी लग गया राजा को ही। उसके बाद फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को गिलोटाइन में डाल दिया गया। उसके बाद फिर हम लोग ये पढ़े थे कि नेशनल असेंबली पूरी तरीके से फ्रांस को रूल कर रहे थे, है ना। बस एक साल का जो टाइम पीरियड था 1793 से लेकर 1794, इस टाइम पीरियड के बीच में हमको बहुत बड़ा बदलाव फ्रांस में देखने को मिला। बदलाव इसलिए इस रूप में देखने को मिला कि उस समय पे फ्रांस में बहुत ही गंदा तरीके से रूल किया जा रहा था। रूल तो चल रहा था लेकिन बहुत ही गंदा सिस्टम था। समझ रहे हो, गंदा सिस्टम क्यों था? क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बहुत ही खतरनाक आदमी था। जितना वो अच्छा था उतना वो खराब भी था। समझ के बात को, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर क्या आज का टॉपिक है हमारा, और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब ये डायरेक्टरी क्या है अभी मालूम चलेगा। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जब उनको गिलोटाइन में काट दिया गया डाल के, तो अब जरा बताओ, जब उसका लीडर ही खत्म हो गया तो क्या जैकोबिन क्लब एस्टैब्लिश कर पाएगा? कर सकता था, लेकिन उसको अच्छा सा लीडर नहीं मिला होगा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के जैसा, हो सकता है ना, कोई अच्छा सा लीडर नहीं मिला होगा। तो जाके अब क्या हो गया हमारा, जैकोबिन क्लब बोलो या फिर जैकोबिन गवर्नमेंट बोलो, दोनों का दोनों मतलब दोनों तो एक ही चीज़ था मेनली। अब जैकोबिन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं और जैकोबिन क्लब भी कह सकते हैं। तो उसका जो पूरा का पावर था, पूरा का पूरा जिसका पावर था वो खत्म हो गया। आपसे पूछेगा कि जैकोबिन क्लब बोलो या फिर जैकोबिन गवर्नमेंट बोलो, इसका पावर कैसे खत्म हुआ? इसका पावर तब खत्म हो गया जब इसके लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को गिलोटाइन में डाल दिया गया, तब उसका पावर पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का पावर यहाँ पे खत्म हुआ, यानी कि जैकोबिन क्लब वाले का पावर यहाँ पे खत्म हुआ, तो अब धीरे धीरे पावर आ रहा था किसके हाथ में? नहीं, अभी नेपोलियन नहीं, नेपोलियन अभी बाद में। अब धीरे धीरे पावर आ रहा था किसके बीच में, किसके हाथ में पावर आ रहा था? अब थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास के बड़े ही मतलब वेल्दियर, यानी कि मतलब कि बहुत ही अमीर लोगों के हाथ में आ रहा था। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम? देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को हो सकता है। कन्फ्यूजन ये हो सकता है ना कि सबसे पहले पावर किसके हाथ में आया? सबसे पहले पावर हाथ में आया थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि नेशनल असेंबली के हाथ में। उसके बाद फिर पावर आया किसके हाथ में? थर्ड स्टेट के ही एक लीडर जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो भी केवल एक साल के लिए केवल आया। उसके बाद जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आ गया तो थर्ड स्टेट के ही बड़े बड़े लोग यानी कि अमीर लोगों के हाथ में पावर आ गया। समझ के बात को? ये आपसे पूछा जा सकता है कि पावर किसके हाथ में कैसे कैसे गया। तो सबसे पहले नेशनल असेंबली में जैकोबिन क्लब में, फिर बाद में इसके पास जैकोबिन क्लब बोलो या फिर वही तो उसका लीडर था ना। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बाद किसके हाथ में पावर आया? मिडिल क्लास यानी कि थर्ड स्टेट के ही कुछ बड़े बड़े अमीर आदमी के हाथ में पावर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस। अब लेकिन यहाँ पे ना जब इसके हाथ में पावर आया ना, देखो कॉन्स्टिट्यूशन आप यहाँ पे कह सकते हैं कि दो बार बनाया गया। एक कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? थर्ड स्टेट के नेशनल असेंबली ने बनाया था, जिसमें कि बहुत सारा अधिकार था, है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब जब थर्ड स्टेट के अमीर लोगों के हाथ में पावर आ गया, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? तो जब इनके हाथ में पावर आया ना, तो इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने कहा था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीज
सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्या लिखा हुआ, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अच्छा, नॉन प्रॉपर्टीड का मतलब, प्रॉपर्टीड का मतलब तो है जिसके पास प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति है, लेकिन नन का मतलब जिसके पास नहीं है। लेकिन याद करो, नेशनल असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो भी इंसान 21 साल का है या 21 साल के ऊपर का है वो सभी वोट दे सकते हैं। अब उसके पास धन संपत्ति कितना है उससे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, इन्होंने साफ कहा कि जिसके पास धन संपत्ति नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। सोचो, मतलब देख रहे हो क्या, ये थर्ड स्टेट के लोग एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं कि सबको राइट रहेगा, एक बार थर्ड स्टेट के लोग बना रहे हैं कि इसके पास किसी के पास राइट रहेगा, किसी के पास राइट नहीं रहेगा। मतलब कितना उथल पुथल हो रहा है, देख रहे हो ना। तो याद रखना इस चीज़ को याद रखना कि जब थर्ड स्टेट के वेल्दियर लोगों के हाथ में, यानी कि अमीर लोगों के हाथ में जब पावर गया, तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, क्या उसमें सभी को वोटिंग राइट था? नहीं था। औरतों को तो खास करके था ही नहीं, प्लस हर एक लोगों को भी राइट नहीं था। जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो, उसके पास वोटिंग राइट भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं फिर। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 2 elected legislative council. These councils appointed an executive consisting of 5 members called the directory. अब यहाँ पे जो आपको हेडिंग लिखा हुआ था ना, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, इसका मतलब समझ में आएगा अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जब इन लोगों के हाथ में पावर गया ना, तो ये लोग पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल दिया फ्रांस का। क्या सिस्टम बदला फ्रांस का? चलो, आपसे डिफ्रेंशिएट भी पूछा जा सकता है किसके बीच, नेशनल असेंबली और थर्ड स्टेट के वेल्दियर लोगों के बारे में, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला डिफरेंस पूछेगा कि इन दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस था। कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफरेंस था कि नेशनल असेंबली वालों ने पूरा का पूरा राइट दे रखा था सभी को, केवल औरतों को छोड़ के। लेकिन इन्होंने कहा था कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोटिंग राइट उसको नहीं मिलेगा। ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस याद करो, नेशनल असेंबली वाले कॉन्स्टिट्यूशन में 3 गवर्नमेंट बटा गया था, यानी कि पावर जो है ना 3 हाथों में दिया गया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेकिन यहाँ पे पावर किसके हाथ में दिया गया है? देखो, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 2 elected legislative council। 2 elected legislative council का मतलब क्या हो गया, समझ में आया? मतलब कि 2 भवन बनाया जाएगा, 2 भवन बनाया जाएगा, बिल्डिंग बनाया जाएगा, जिसमें कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे जाके। समझ गए बात को? जैसे हमारे स्टेट में क्या है, एक ही होता है ना, विधानसभा, लेकिन यहाँ पे बनाया गया कितना, 2। ये तो स्टेट लेवल का बात हो गया। और जब नेशनल लेवल पे देखा जाए तो हमारा 2 हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार से इन लोगों ने भी 2 हमारा बिल्डिंग बनाया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दीज काउंसिल्स अपॉइंटेड एन एग्जीक्यूटिव कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स कॉल्ड द डायरेक्टरी। अब ये सारे के सारे जितने भी हमारे मेंबर थे, यानी कि जितने भी हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होंगे, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उन सभी ने मिल के क्या किया, 5 लोगों का, यानी कि 5 मेंबर का एक ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने चुना, और वही 5 लोगों का ग्रुप कहला गया डायरेक्टरी। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? याद रखना है हमेशा इस चीज़ को। उसके बाद फिर क्या है, द डायरेक्टरी वाज फॉर्म्ड फॉर अवॉइडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन। अच्छा, एक बात और फिर से बताओ हमको, यहाँ पे डायरेक्टरी हम लोग किसको कहेंगे? डायरेक्टरी हम लोग कहेंगे उन 5 लोगों को जिनको कि चुना गया था किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव मेंबर के द्वारा। समझ के बात को? और डायरेक्टरी का यहाँ पे सिस्टम क्यों लाया? इसलिए लाया ताकि लोगों को ये ना लगे कि पावर किसी एक हाथ में है। समझ गए बात को? तो सबसे पहले पावर तो किसके हाथ में आया? सबसे पहले पावर हाथ में आया हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के हाथ में, यानी कि MLA बोल लो या फिर MP बोल लो, उनके हाथ में आ गया होगा इंडिया के जो कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो। लेकिन उसके बाद फिर उनको लगा कि पावर तो अभी भी एक ही हाथ में है, केवल विधायक या फिर सांसद के हाथ में है, तो पावर को और डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि लोगों को भी लगे कि यहाँ पे सिस्टम ठीक चल रहा है। तो उन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूट किया किनको? डायरेक्टरी को। और ये डायरेक्टरी हमारे कौन थे? 5 लोगों का ग्रुप था। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। However, there were clashes between directory and legislative councils which paved the way for the rise of a military dictator Napoleon Bonaparte। लेकिन डायरेक्टरी जो था, वो डायरेक्टरी जो कि 5 मेंबर थे हमारे, जिसको कि चुना था लेजिस्लेटिव मेंबर ने, उनके बीच में और डायरेक्टरी के बीच में कभी भी संबंध अच्छा रहता नहीं था। दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। समझ के बात को? अब एक बार में हम पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक समरी बताते हैं इसका, ठीक है। देखो, यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं, सुन लो पहले ध्यान से। यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जब अपना संविधान बनाया था
तो उनमें ये लिखा हुआ था कि हर किसी को वोटिंग राइट मिलेगा जो कि 21 साल या 21 साल के ऊपर का है। उसके पास धन संपत्ति कितना है, प्रॉपर्टी है कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर बीच में आ गया हमारा कुछ 1 साल के लिए आ गया मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का सरकार आ गया ना। उन्होंने पूरी गंदी तरीके से फ्रांस को चलाया, फिर उसको गुलिटाइन में डाल दिया गया। अब जब जैकोबिन क्लब यानी कि उसका लीडर जब मर गया मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, अब उसके बाद पावर आ गया किसके हाथ में, थर्ड स्टेट के अमीर लोगों के हाथ में, ठीक है ना। इन्होंने अपना संविधान एक अलग बनाया, एक अलग संविधान बनाया इन लोगों ने, और इस संविधान में इन्होंने बना के कहा कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें? तो ये था हमारा पहला। उसके बाद फिर इन लोगों ने क्या किया, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि 2 बिल्डिंग बनाया, दोनों में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। और उन सारे के सारे मेंबर ने मिलकर क्या किया, 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया, 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया, और वो पांचों को नाम दे दिया गया क्या, डायरेक्टरी। समझ में आ गया? और ये डायरेक्टरी क्यों चुना गया था, ताकि लोगों को लगे कि पावर एक हाथ में नहीं है, पावर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लेकिन फिर भी ये जो आप केवल यहाँ पे देख रहे हैं ना डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी केवल सिंबॉलिक रूप में था, इसका कोई उतना खास फंक्शन था नहीं। जो काम करता था वो सारा का सारा हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल करता ही था। ये बस केवल चेहरा के रूप में था कि हाँ हम पावर इनको बांटे हुए हैं, पावर एक हाथ में नहीं है। और चूंकि इनको केवल एक चेहरा के रूप में रखा था तो इनका उतना कोई वहाँ पे यूज नहीं था। इसी के कारण दोनों के बीच में कभी ना कभी झगड़ा उगड़ा होता रहता था। और इन्हीं दोनों झगड़े के बीच में फ़ायदा उठा लिया किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब ये नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पे छोटा सा टॉपिक आ गया है, लेकिन इसके बारे में अभी ज़्यादा तो दिया हुआ नहीं है, इसके बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। लेकिन फिलहाल अभी ये आप जान लीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में किस प्रकार से आया और कब आया। तो कैसे आया, तब आया जब डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, यानी कि उसमें के उन दोनों के बीच में संबंध अच्छा नहीं था। तो इसी मौका का फ़ायदा उठा लिया किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब देखो, नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही पावरफुल डिक्टेटर था, यानी कि एक मिलिट्री का वो क्या था, बहुत ही बड़ा लीडर था वो, ठीक ना। अब देखो, चूँकि फ्रांस में लड़ाई पीट चल रहा है, लड़ाई पीट नहीं कह सकते हैं, नोक झोंक कह सकते हैं डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में। तो नेपोलियन बोनापार्ट को लगा ना कि ये लोग फ्रांस को अच्छी तरीके से नहीं चला पाएंगे। अब जब नहीं चला पाएंगे तो कौन आ गया, नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। और आने के साथ ही उन्होंने क्या किया, पूरे फ्रांस का कमांड अपने अंडर में ले लिया। हालांकि अभी तो छोटा सा केवल चिंगारी के रूप में यहाँ पे आपको नाम सुनने को मिल रहा है नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट का लास्ट में टॉपिक भी है हमारे पास, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो डायरेक्टरी और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस में क्या समझे, और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस में क्या समझे कि थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे ना, उन्होंने अपना नया संविधान बनाया। नया संविधान बनाने के बाद उन्होंने हर एक किसी को वोटिंग राइट नहीं दिया था, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं था वो वोट नहीं कर सकता था। प्लस उन्होंने 2 बिल्डिंग बनाया होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, है ना। और उसमें जितने भी सारे मेंबर थे उन सभी ने मिल के 5 लोगों को चुना, और वही हमारा 5 लोग क्या कहला गया, डायरेक्टरी कहला गया। और वो डायरेक्टरी केवल सिंबॉलिक रूप में था, उसका कोई उतना बेनिफिट मतलब कि उसका कोई यूज उतना वहाँ पे नहीं था, क्योंकि जो भी डिसीजन था ना वो सारा का सारा लेजिस्लेटिव काउंसिल तो लेता ही था। वो केवल एक चेहरा के रूप में था, ताकि लोगों को ये लगता रहे कि पावर एक हाथ में नहीं है, पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसीलिए इन दोनों के बीच में कभी कभी झगड़ा उगड़ा होता रहता था, डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में। और इसी झगड़े का फ़ायदा उठा लिया नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसको लगा कि इससे कंट्री नहीं चलने वाला है, हम जाएंगे और हम फ्रांस पे अब रूल करेंगे, ठीक है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पे आ गया, समझ में आ गया। चलिए, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में कैसे आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक है डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो अब जरा सुनो इसको, क्या है डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन।